फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आज के वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना एक निजी बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी कि ब्रिटिश काल में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। दोस्तों, ब्रिटिश काल में 1934 में एक हिल्टन यंग आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने ही भारत में आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किया था। उसके पश्चात 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना के दौरान दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि कलकत्ता ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स का शक्ति का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, कौन सा शहर? कलकत्ता। और वर्तमान में इसका नाम है कोलकाता। तो इस वजह से आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कलकत्ता में था। और आपको इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो राजधानी है 1911 में वह भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। उसके पहले जो भारत की राजधानी थी वह थी कलकत्ता। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो फ्रेंड्स, सर ऑसबॉर्न स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। और दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई को दोस्तों भारत की आर्थिक नगरी भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसके जो गवर्नर हैं वह कहाँ बैठते हैं? मुंबई में। यह भी घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वह कहाँ पर बैठते हैं? मुंबई, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह दोस्तों मुंबई में। और मुंबई किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, आरबीआई की स्थापना एक निजी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में हुई थी। और दोस्तों 1949 में भारत सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब यह निजी स्वामित्व के हाथों से निकलकर किसके? सरकार के कब्जे में आ गया था। अब इसमें सरकार का स्वामित्व हो गया था। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है उसको आप याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो हमारा जो केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके अधीन आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। और दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों वित्त मंत्रालय, भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों, कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ महत्वपूर्ण जो प्राथमिक कार्य हैं उनको भी आप याद रखिएगा। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है इसका प्रबंधन और संरक्षण भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। करेंसी नोट जारी करता है। दोस्तों, भारत की जो करेंसी नोट्स हैं, आपने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये और वर्तमान में 500 रुपये, यह नोटें जारी हैं और इनको जारी करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार जितने भी भारत के वाणिज्यिक बैंक हैं उनका विनियमन भी आरबीआई करता है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप याद रखिएगा। प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। आरबीआई अपनी वार्षिक सांविधिक रिपोर्ट कब जारी करता है? दोस्तों, अगस्त में प्रतिवर्ष आरबीआई के द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जो हमारा वित्तीय वर्ष है वह हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे वर्ष 30 मार्च तक चलता है, 30 मार्च तक। लेकिन जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वह दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। इसको आप याद रखिएगा। एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है दोस्तों? आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई को शुरू होता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों ऑसबोर्न जो स्मिथ थे वह भारतीय नहीं थे, वह आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन जो सीडी देशमुख थे वह पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। आरबीआई के दोस्तों एकमात्र गवर्नर थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए हैं, और उनका नाम आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से लेकर के दोस्तों 2014 तक वह भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री भी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा, जिनकी नियुक्ति हुई है 11 दिसंबर 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास, जिनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है। भारत में वित्तीय आपातकाल कौन लगाता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जब किसी भी समय भारत में वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है तो भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि भारत में जो वित्तीय आपातकाल है वह कौन लगाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों भारत में 1991 में आर्थिक संकट आया था, लेकिन उस समय भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। भारत में भुगतान संतुलन की बहुत विकट समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन भारत में उस समय भी कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया था। दोस्तों वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे दोस्तों? एस वेंकट रमन, इनका नाम आप याद रखिएगा। भुगतान संतुलन जब हमारा बिगड़ा था, आर्थिक संकट आया था, तो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि उस समय भारत के रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन थे, क्योंकि इनका उस समय बहुत ही अहम रोल था। आर्थिक संकट के दौरान दोस्तों भारत के वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आरबीआई के जो गवर्नर थे, इनका मुख्य रोल था। इस वजह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रोचक जानकारी दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री भी ये रह चुके हैं, भारत के 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री भी चुने गए, उसके अलावा यह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इनको आप याद रखिएगा। वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक संकट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है? दोस्तों भारत में वित्तीय अस्थिरता से निपटने के लिए राष्ट्रपति भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रतीक क्या है? तो आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो प्रतीक है, जो इमेज में देख रहे हैं, उसमें एक ताड़ का पेड़ है और उसके साथ क्या है? बाघ है। 2016 में आपको याद होगा दोस्तों कि नोटबंदी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के उस समय गवर्नर कौन थे? यह भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। डॉक्टर उर्जित पटेल उस समय भारत के आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति बनाना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, मुद्रा जारी करना और साथ में भारत के जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनका विनियमन करना भी भारत के केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा नोटों की छपाई कहाँ होती है? दोस्तों जो हमारी करेंसी नोट्स हैं उनकी छपाई प्रिंटिंग प्रेस में होती है, और भारत में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पर इनकी छपाई होती है। नासिक जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कि कर्नाटक में है, साल्बोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। भारत की जो मुद्रा है इन्हीं 4 प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। 1 रुपये के नोट में दोस्तों हस्ताक्षर होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव के, और जितनी भी नोटें हैं 10 रुपये की, 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की, 200 रुपये की, 500 रुपये की, इनमें भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के गवर्नर जो कि जैसे कि संजय मल्होत्रा हैं भी, उनके इनमें साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपये के नोट में केंद्रीय वित्त सचिव के साइन होते हैं। भारत का कौन सा बैंक है जिसको सरकार का बैंक भी कहते हैं? तो दोस्तों यह भारतीय रिजर्व बैंक है। इसको सरकार का बैंक भी कहा जाता है, केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है, इसको मिंट बैंक भी कहा जाता है। इसको क्या? मिंट बैंक, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? वैसे दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह
मुंबई में है। लेकिन भारत के एक विशाल क्षेत्र को कवर करने के लिए इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से जो कोलकाता का क्षेत्रीय कार्यालय है वह पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, मुंबई का जो कार्यालय है वह पश्चिमी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, दिल्ली में जो कार्यालय है वह उत्तरी क्षेत्र का और चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र का। तो ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आरबीआई का मुख्यालय आप जरूर याद रखिएगा, आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, जहां पर आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और संरक्षण कौन करता है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक। विदेशी मुद्रा भंडार को दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है। फॉरेक्स रिजर्व आप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। इसका संरक्षण कौन करता है भारत में? आरबीआई। भारतीय जो मुद्रा सिक्के होते हैं दोस्तों, भारत में आपने देखा होगा 1 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये के सिक्के, ये आपने देखे होंगे। ये कहाँ पे ढाले जाते हैं दोस्तों? भारत में 4 जगह हैं, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद और कोलकाता। 4 जगह हैं जहाँ पर सिक्के भारत के ढाले जाते हैं और ये चारों ही भारत सरकार के स्वामित्व में आते हैं। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ शिकायत करने के लिए आरबीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको आरबीआई शिकायत पोर्टल कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसको मिंट स्ट्रीट भी कहते हैं। और केंद्रीय बैंक और सरकार का बैंक, यह 3 नाम आप इसके याद रखिएगा। यह 3 नाम भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का एक हिस्सा बना था। कब? 2013 में। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो बीआईएस है दोस्तों, यह ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स है। इसमें ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्री के सेंट्रल बैंक हैं वो, और भारतीय रिजर्व बैंक भी इसका सदस्य है। दोस्तों यह भारत में और विश्व में जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखने के लिए आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस साझा करते हैं। तो यह कोई वैसा गवर्नमेंट नहीं है इंटरनेशनल गवर्नमेंट, यह आपस में केंद्रीय बैंकों का एक सेटलमेंट बैंक है। सेटलमेंट बैंक मान सकते हैं, ग्रुप मान सकते हैं। कौन सा बैंक है दोस्तों? भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक मैंने पहले ही बताया आपको, भारतीय रिजर्व बैंक। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उधार देता है वह होती है दोस्तों रेपो रेट। और दोस्तों भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नगद आरक्षित अनुपात CRR, जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी करते हैं, वह कौन निर्धारित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूं। रेपो रेट दोस्तों प्रति 2 महीने में आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान इसका रेट तय किया जाता है। और रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती हैं दोस्तों। और रिवर्स रेपो रेट उसको कहते हैं जिस दर पर जो आरबीआई है, आरबीआई क्या है? वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई के पास कुछ पैसा जमा करती हैं और जो रिवर्स रेपो रेट की दर पर उनको आरबीआई से ब्याज मिलता है। तो इस वजह से वाणिज्यिक बैंकें क्या करती हैं? अपने कुछ पैसे को आरबीआई के पास रखती हैं, जिससे उनको रिवर्स रेपो रेट की दर पर ब्याज मिलता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो, इन 3 को आप याद रखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मौद्रिक टूल है, एक तरीके से मॉनेटरी टूल कहा जा सकता है। इसके बारे में विस्तार से आपको मैं जानकारी दे देता हूँ दोस्तों। जो CRR होता है, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नगद या फिर केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना होता है। इसी राशि को नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारा जो वाणिज्यिक बैंक पीएनबी है, पीएनबी के पास उसकी कुल जमा है कितना? 100 रुपये। तो इस 100 रुपये का आरबीआई एक परसेंटेज निर्धारित करेगा CRR के रूप में कि आप 4%, आप इस 4% रुपये को, यानी कि जो 100 में से 4 रुपये हैं, इसको आप अपने पास रखोगे। इसको ना तो कहीं किसी को ब्याज में दे सकते हो, ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी को दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। और कई बार बैंकें इसको केंद्रीय बैंक आरबीआई के पास भी रख देती हैं, कई बार अपने पास रखती हैं। लेकिन यदि वह केंद्रीय बैंक के पास रखती हैं तो उनमें उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो आप CRR के बारे में याद रखिएगा। और CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो, वह आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक तय किया जाता है। CRR को समय समय पर जो आरबीआई है वो बदलती भी है। CRR में कटौती करने से बैंकों को फ़ायदा होता है। अब
इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि CRR की रेट कम है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये उसके पास कुल जमा राशि है और RBI ने उसका CRR तय कर दिया 10%, तो 10 रुपये हो गया। लेकिन यही 2% कर देगा तो 100 में से सिर्फ 2 रुपये उसको रखने पड़ेंगे। 98 रुपये का वह उपयोग कर सकता है किसी भी एजेंसी व्यक्ति को लोन देने में, जिससे उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर जब रेट बढ़ जाता है तो इससे बैंकों को घाटा होता है। CRR बढ़ने से बैंकों की जो उधार देने की क्षमता है वह कम हो जाती है। अभी मैंने पहले आपको बताया। CRR एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका इस्तेमाल अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, यदि RBI को लगता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है तो वह क्या करेगी, CRR की दर को बढ़ा देगी, जिससे कि जो दूसरी बैंकें हैं वह मार्केट में पैसा नहीं डाल पाएंगी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, ना तो किसी को उधार दे पाएंगी, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। बैंक CRR को इन्वेस्टमेंट या उधार देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले मैंने आपको बताया था कि CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो या फिर नगद आरक्षित अनुपात जिसको कहते हैं, उस पैसे को बैंक किसी भी प्रकार से ना तो किसी को उधार दे सकती है और ना ही कहीं पे इन्वेस्ट कर सकती। उसको अपने पास या फिर केंद्रीय बैंक के पास रखना ही रखना है। और दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ये बिल्कुल ही सिंपल है दोस्तों। RBI के पास जब वाणिज्यिक बैंकें जाती हैं उधार पैसा लेने के लिए, तो इस रेपो दर पे उनको उधार RBI देता है। और जब वाणिज्यिक बैंकें जाती हैं RBI के पास अपना कुछ अधिशेष धन जमा करने, तो वाणिज्यिक बैंकों को RBI से क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, तो वह रिवर्स रेपो रेट पर मिलता है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और CRR, इनका निर्धारण कौन करता है, RBI करता है। RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा में इनकी दरों में बदलाव किया जाता है। तो दोस्तों, RBI से संबंधित मैंने आपको ऐसी जानकारी दिया है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। यदि आप इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो एग्जाम्स में RBI से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। RBI से संबंधित दोस्तों जो भी बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को आप रिपीटेड तौर पर पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसी वजह से मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस वीडियो में लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, अंत में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।